एक ऐसी कंपनी के बारे में सोचो जिसकी आमदनी एक ही क्वार्टर में लगभग 35% बढ़ जाए। हाँ, और प्रॉफिट 35%। मतलब ये सुनने में थोड़ा अनरियल लगता है। बिल्कुल, किसी को भी लगेगा कि इन्होंने रातों रात कोई नया चमत्कारिक प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है। सही बात है, पर जैसा हम जानते हैं, असल जादू हमेशा फैक्ट्री फ्लोर पर नहीं होता। हाँ, एग्जैक्टली। ये जादू एक्चुअली 11 जुलाई को उनके बोर्ड रूम में हो रहा था। तो आज हम इसी मुद्दे पर एक गहरा विश्लेषण करने वाले हैं। और इस डीप डाइव का फोकस अवंटा लिमिटेड पर है, विशेषकर उनकी Q1 FY27 की जो शानदार फाइनेंशियल रिपोर्ट आई है। और उसी दिन जो महत्वपूर्ण बोर्ड अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, हम उनको भी डीकोड करेंगे। आज हमारे मेन सोर्सेज हैं कंपनी की सेबी इंटीमेशंस, उनका Q1 अर्निंग्स डैशबोर्ड और स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स यानी ग्रैंथी एंड कंपनी की रिपोर्ट्स। तो इस चर्चा का मेन मकसद ये समझना है कि कैसे बोर्ड में नए नेतृत्व के आने से और पुराने दिग्गजों के रीअपॉइंटमेंट से ये तेजी आई है। राइट। कैसे ये बदलाव उनके 2026 से 2032 तक के स्ट्रेटेजिक रोड मैप को आकार दे रहे हैं। तो शुरू करते हैं आंकड़ों से। Q1 के फिगर्स वाकई ध्यान खींचने वाले हैं। बिल्कुल। रेवेन्यू में 35.3% की वृद्धि हुई है, यानी 70 करोड़ के आसपास, राइट? हाँ, 70.12 करोड़। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी PAT, उसमें लगभग 65% का उछाल है, जो 7.62 करोड़ हो गया है। वाओ। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी करीब 63% बढ़कर 10.92 करोड़ तक पहुंच गया है। नंबर्स तो काफी स्ट्रांग है। ठीक है, आइए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। देखो, किसी भी कंपनी का एक क्वार्टर में इतना बड़ा उछाल, ये सिर्फ मार्केट की मेहरबानी नहीं हो सकती। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो किसी इंजन को एकदम टॉप गियर में डालने जैसा है। तो मैं सोच रहा था कि आखिर इस ग्रोथ इंजन को चला कौन रहा है? अगर हम इसको थोड़ा बड़े पैमाने पर देखें ना, तो अवंटेल का मुख्य आधार उनका डिफेंस सेगमेंट है, विशेषता कम्युनिकेशंस और सिग्नल प्रोसेसिंग। अच्छा। और यहाँ ऑपरेटिंग लेवरेज का बहुत बड़ा रोल है। ऑपरेटिंग लेवरेज थोड़ा आसान भाषा में बताइए। देखिए, जब कंपनी के फिक्स्ड खर्च तय होते हैं और अचानक से उन्हें नए गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, तो आमदनी तेजी से बढ़ती है। पर खर्च उतनी तेजी से नहीं बढ़ता। एग्जैक्टली। नतीजतन बिना ज्यादा खर्च किए प्रॉफिट मार्जिन्स काफी एक्सपैंड हो जाते हैं। और अवंटेल को एक और फायदा है। क्या? ग्राम थॉर्नटन एंड कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट बताती है कि उन्हें क्रेडिट लॉस प्रोविजन के लिए कोई बड़ा फंड रखने की जरूरत नहीं पड़ी। वेट, यानी पैसे डूबने का कोई रिस्क नहीं? हाँ, क्योंकि ग्राहक इसरो और DRDO जैसे सरकारी संस्थान हैं। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट से अश्योर्ड पेमेंट मिलती है, तो वो जीरो क्रेडिट लॉस वाली स्थिति बन जाती है। ओ, समझ गया। तो रेवेन्यू ग्रोथ सीधा प्रॉफिट में तब्दील हो रहा है। पर ये शानदार नतीजे हवा में तो नहीं आए। बिल्कुल नहीं। ऐसे कॉम्प्लेक्स डिफेंस और एरोस्पेस प्रोजेक्ट्स को लगातार एग्जीक्यूट करने के लिए स्पेशलाइज्ड टेक्निकल लीडरशिप चाहिए होती है। और मुझे लगता है यही वजह है कि 11 जुलाई को बोर्ड को एक नया आकार दिया गया। हाँ, वही सभी इंटीमेशंस वाली रिपोर्ट में इसका जिक्र है। राइट। तो सबसे पहले मैं यहाँ अबूरी सिद्धार्था सागर की बात करना चाहता हूँ। उन्हें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ स्ट्रैटेजी एंड बिजनेस डेवलपमेंट बनाया गया है। और उनका रीअपॉइंटमेंट मार्च 2032 तक हुआ है। उनका रेम्यूनरेशन भी 48 लाख से बढ़ाकर 55 लाख कर दिया गया है। पर उनका बैकग्राउंड देख के मैं थोड़ा हैरान था। क्यों? देखो, इनके पास S&P 500 कंपनीज में सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का 15 साल का अनुभव है। एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट सच में एक हार्डवेयर और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी की ऑपरेशन स्ट्रैटेजी को कैसे लीड कर सकता है? ये उलझन लाजमी है। ये तो वैसे ही हुआ ना, जैसे किसी हार्डवेयर की दुकान में आप एक मोबाइल ऐप डेवलपर को बिठा दें। सुनने में ऐसा लगता है, पर डिफेंस सेक्टर अब पहले जैसा नहीं रहा। आज के आधुनिक डिफेंस सिस्टम्स सिर्फ लोहे और हार्डवेयर के ढांचे नहीं है। तो और क्या है? वो हाईली एडवांस्ड सॉफ्टवेयर और IT इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलते हैं। इसको सॉफ्टवेयर डिफाइंड सिस्टम्स कहते हैं। अच्छा, मतलब हार्डवेयर वही रहेगा पर अपडेट सॉफ्टवेयर से होगा। एग्जैक्टली। एक रडार या कम्युनिकेशन डिवाइस को अपग्रेड करने के लिए अब उसके पुर्जे नहीं बदले जाते, रियल टाइम सॉफ्टवेयर अपडेट से उसकी क्षमता बढ़ाई जाती है। ओह वाह! तो सिद्धार्थ सागर का कंप्यूटर साइंस और सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का अनुभव यहाँ काम आता है। सही पकड़ा। उनका अनुभव अवंटेल के R&D और बिजनेस स्ट्रैटेजी के बीच का पुल बनाता है। वो इन एडवांस सिस्टम्स को सिक्योर नेटवर्क से कनेक्ट करने की स्ट्रैटेजी बनाते हैं। यानी वो हार्डवेयर को स्मार्ट बना रहे हैं। हाँ, और इन डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स की अहमियत अब उनके सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम पर ही टिकी है। इसी वजह से उन्हें 2032 तक की लंबी टर्म दी गई है।
ये वाकई एक लंबा और स्ट्रैटेजिक विजन है, लेकिन यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है जब हम दूसरे प्रोफाइल को देखते हैं। आप पेडी बालाघास्कर राव की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल, नए डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस, उन्हें जुलाई 2029 तक नियुक्त किया गया है। अब इनका प्रोफाइल देखो, एकदम ग्राउंड लेवल वाला है। हाँ, उनके पास लगभग 30 साल का अनुभव है। राइट, 30 साल का आरएफ डिजाइन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और इसरो डीआरडीओ प्रोग्राम्स का मैनेजमेंट एक्सपीरियंस। ये तो सिद्धार्थ सागर से बिल्कुल अलग है। यही तो स्ट्रैटेजी है। देखिए, R&D में कोई चीज सॉफ्टवेयर पर कितनी भी अच्छी लगे, जब तक वो फैक्ट्री में सही से मैन्युफैक्चर ना हो, तब तक बेकार है। और सरकारी डिफेंस टेस्टिंग तो बहुत कड़ी होती है ना। बहुत ज्यादा। एक छोटी सी हार्डवेयर फेलियर पूरी बिड को रिजेक्ट करवा सकती है। भास्कर राव का DRDO और इसरो के साथ जमीनी स्तर पर काम करने का अनुभव यहाँ गेम चेंजर है। तो वो पहले आइडेंटिफाई कर लेते होंगे कि टेस्टिंग कहाँ फेल हो सकती है। बिल्कुल, वो इन मैन्युफैक्चरिंग रिस्क को बहुत हद तक कम करते हैं। उनका ऑपरेशंस लीड करना इस बात की गारंटी देता है कि जो नए हाई स्टेक्स डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनकी डिलीवरी साइकिल तेजी से घूमे। यानी R&D से सीधा मैन्युफैक्चरिंग, और वो भी जीरो एरर के साथ। हाँ, और इसी ऑपरेशनल एफिशिएंसी के चलते वो 35% रेवेन्यू जंप संभव हो पाया है। तो हमारे पास एक सॉफ्टवेयर विजनरी है और एक हार्डकोर मैन्युफैक्चरिंग वेटरन। ये कॉम्बिनेशन तो परफेक्ट लग रहा है, पर एक चीज है जो मुझे थोड़ी परेशान कर रही है। क्या फाइनेंशियल्स में कुछ देखा आपने? हाँ, इनोवेटर्स और टेक्निकल दिग्गज तो मिल गए, लेकिन Q1 का डैशबोर्ड देखें तो खर्चे भी तेजी से बढ़े हैं। डेप्रीसिएशन की बात करें। राइट, डेप्रीसिएशन 3.90 करोड़ से बढ़कर 6.60 करोड़ हो गया है, और फाइनेंस कॉस्ट 0.80 करोड़ से 1.74 करोड़ हो गए हैं। यानी दुगने से भी ज्यादा। एग्जैक्टली। तो जब कंपनी मशीनरी में निवेश कर रही है और मार्केट से उधार ले रही है, तो इस तेजी से बढ़ती गाड़ी में एक मजबूत ब्रेक की जरूरत तो पड़ेगी। और वही ब्रेक लगाने के लिए एक तीसरे दिग्गज को लाया गया है। आप व्यास भट्टू रामचंद्र की बात कर रही हैं। बिल्कुल। उन्हें 5 मई 2032 तक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में रीअपॉइंट किया गया है। उनकी उम्र 72 साल है, राइट? हाँ, और उन्हें स्पेशल रेजोल्यूशन के जरिए लाया गया। हाँ, क्योंकि उनके पास प्रोजेक्ट फाइनेंस और इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस का 40 साल का ठोस अनुभव है। वेरी। उन्होंने APSFC और APITCO जैसी संस्थाओं में मुख्य भूमिका निभाई है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? उनके आने से कंपनी के डे टू डे वर्किंग्स पे क्या असर पड़ेगा? यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि बोर्ड ने सिर्फ इन्हें अपॉइंट ही नहीं किया, बल्कि 3 अहम कमिटीज को तुरंत प्रभाव से रिकॉन्स्टिट्यूट किया है। अच्छा, कौन सी कमिटीज? ऑडिट कमिटी, नॉमिनेशन और रेम्यूनरेशन कमिटी और स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमिटी। और रामचंद्र जी इन कमिटीज के जरिए ओवरसाइट को बहुत मजबूत करेंगे। यानी जब फाइनेंस कॉस्ट्स और डिप्रिसिएशन बढ़ रहा है, तो वो इस बात पर निगरानी रखेंगे कि कैपिटल सही जगह इन्वेस्ट हो रहा है या नहीं। एग्जैक्टली। देखिए, गवर्नमेंट डिफेंस क्लाइंट्स को सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, उन्हें लंबे समय तक स्टेबिलिटी और ट्रस्ट चाहिए होता है। ट्रू, कोई भी सरकार ऐसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं देगी जो फाइनेंशियली अनस्टेबल हो जाए। सही बात है। तो नए टेक्निकल डायरेक्टर्स जहां इनोवेशन ला रहे हैं, वहीं रामचंद्र जी वाली पुनर्गठित कमिटीज ये सुनिश्चित करेंगी कि रिस्क मैनेजमेंट कैसा है, ताकि ये 65% प्रॉफिट एक्सपेंशन आगे भी सस्टेनेबल रहे। हाँ, और रेगुलेटरी कंप्लायंस बना रहे। इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट डिफेंस सेक्टर में सबसे बड़ी करेंसी है। तो अगर मैं इसको संक्षेप में समझूं, तो इस चर्चा से ये साफ निष्कर्ष निकलता है कि अवंटिल का ये जो करंट फाइनेंशियल उछाल है, ये कोई इत्तेफाक या कोइंसिडेंस नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये डायरेक्टली इस ट्रॉयका यानी 3 लोगों के समूह का नतीजा है। सिद्धार्थ सागर जो सॉफ्टवेयर और फ्यूचर टेक दिख रहे हैं, भास्कर राव जो उन आईवीएस को बिना किसी रिस्क के जमीन पर उतार रहे हैं, और रामचंद्र जी जो इन सब पर एक कड़ी फाइनेंशियल और रेगुलेटरी निगरानी रख रहे हैं। हाँ, लीडरशिप कंटिन्यूटी और नई R&D का परफेक्ट ब्लेंड है। और यही ब्लेंड उन्हें 2032 तक के उनके डिफेंस सेक्टर गोल्स को पूरा करने में मदद करेगा। ये बोर्ड का स्ट्रक्चर अपने आप में एक मास्टर क्लास है। वाकई। पर देखिए, इस सब के बीच एक आखिरी विचार है जो मैं यहाँ रखना चाहता हूँ, कुछ ऐसा जो शायद इन शानदार आंकड़ों के पीछे छिप गया है। और वो क्या है? जैसा कि हमने देखा, अवंतिल की पूरी कहानी, उनका रेवेन्यू, उनकी ग्रोथ, सब कुछ गवर्नमेंट और डिफेंस ऑर्डर्स पर टिका है। उनका पूरा बोर्ड डिफेंस फर्स्ट अप्रोच पर चल रहा है। हाँ, ये तो क्लियर है। लेकिन उनके दस्तावेजों में उनका एक हेल्थ केयर बिजनेस भी है जो अभी भी लगभग 2.22 करोड़ के नुकसान में चल रहा है। ये एक अहम पॉइंट है। तो एक बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर
किसी वजह से आने वाले सालों में सरकार की डिफेंस स्पेंडिंग में कमौती आती है या बजट कट्स होते हैं तो क्या होगा? एक हाईली स्पेशलाइज्ड बोर्ड के लिए पिवट करना आसान नहीं होता। वही तो। क्या ये डिफेंस फर्स्ट बोर्ड उतनी ही तेजी से कंपनी को किसी नए सेक्टर की तरफ मोड़ पाएगा, या फिर उनकी ये सबसे बड़ी ताकत ही एक दिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगी? ये वाकई एक गंभीर सवाल है जिस पर आगे नजर रखनी होगी। बिल्कुल। इन बैलेंस शीट्स और अपॉइंटमेंट्स के पीछे छिपी असुरक्षाओं को समझना जरूरी है। खैर, इस रोचक और सोचने पर मजबूर करने वाले डीप डाइव को यहीं रोकते हैं। हाँ, ये एक बहुत ही इन डेप्थ विश्लेषण था। उम्मीद है ये चर्चा पसंद आई होगी। आगे मिलेंगे एक और नए और फैसिनेटिंग टॉपिक के साथ।